Hello everyone, myself Dhananjay Gautam. I am a UPSC coach. मैंने यूपीएससी की तैयारी 6 साल करी है और 2 साल मैंने फॉरेस्ट की तैयारी करी है, जिसमें मैंने 6 मेंस लिखे हैं, 4 सिविल सर्विसेज के, 2 फॉरेस्ट सर्विसेज के। और प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है सिविल सर्विसेज की, वो मैंने 6 टाइम्स क्लियर करी है। 4 बार तो सीएससी के दिए हैं और 2 टाइम जो मेरा फॉरेस्ट का मेंस नहीं निकला था, तो उस टाइम भी जो है सिविल्स की कट ऑफ को क्लियर करी है। मैं मार्कशीट्स आपको इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा सारे। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंट वीडियो रहेगी। इस वीडियो में मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। लास्ट के 2 हफ्ते में मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों से बात करी है, और जो भी मेरे बिगेस्ट फियर्स थे या जो भी लाइफ की लर्निंग है, तो वो थोड़ी रिफाइन हुई है उनसे बात करने में। एक बच्ची से बात हुई मेरी, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक बच्ची से बात हुई मेरी, वो वेस्ट बंगाल की थी, और ऐसे काफ़ी लोगों से हुई है, तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। वेस्ट बंगाल से थी, अभी उन्होंने सिर्फ 12th पास करी है और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। तो एक नेचुरल जो एक ऑनेस्ट मेंटर है, उसके माइंड से क्या निकलेगा? तो मेरे माइंड से भी सेम चीज निकली कि भाई अभी क्यों तैयारी करनी है, अभी जिंदगी जियो, अपनी कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, थोड़ा टहलो, दुनिया देखो। क्योंकि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट कि तुम किताबी कीड़े हो, पढ़ाई कर रहे हो बस। यूपीएससी इज ऑल्सो अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, लाइक समाज को जाके देखो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उनको रिजोल्व करने की कोशिश करो जब आप बन जाओ। ये है यूपीएससी। ये एक पैशन है, ये कोई जॉब नहीं है। तो फिर मैंने मेरा भी यही था कि उनसे बोले कि भाई अपनी ग्रेजुएशन करो, तैयारी करो। तो फिर उन्होंने बोला कि सर ग्रेजुएशन कैसे करूं, ग्रेजुएशन तो मैं ऑफलाइन नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं जैसे इग्नू से अपना ग्रेजुएशन कर लूंगी। तो कई सारे स्टूडेंट, जब मैं विजन में था तो मेरे को ऐसे मिले थे कि अ, जिन्होंने सूडो एडमिशन ले लिया है अपने ग्रेजुएशन में, बस टेस्ट पेपर देने जाते हैं और पेपर भी जो है उनके रिश्तेदार ही दे देते हैं, यहाँ पे आके सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं वो। तो उनका माइंड एक्सप्लोर हुआ नहीं है, बस कोचिंग सेंटरों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो मुझे लगा कि ये भी लड़की ऐसे ही होगी। तो फिर मैंने उन्हें यही गाइड किया कि आप ग्रेजुएशन करो, आप 2 साल बाद मेरे से कॉन्टेक्ट करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मेरे को अभी से मेंटरशिप आपकी चाहिए। फिर मैंने उनसे बोला कि 2025 का जो मेरा बैच है, जो कि प्रीलिम्स के बाद लॉन्च होगा, आप उसमें एनरोल करा लेना। तो मेरी भी फीस है ना। तो उन्होंने बोला कि सर मैं, आपकी फीस कितनी रहेगी? मैंने उनसे बोला कि मेरी फीस 20,000 रहेगी। तो पहले मैंने सोचा था 50,000 लूंगा, फिर कम करते करते 20,000 पे आया था। गिवन द लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला सर ये फीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आप जो है मेरे को वैसे मेंटरशिप दे दें। मैंने कहा कि मैं आपको पहले काउंसलिंग दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर मैं अपने से जितना भी कोशिश होगी मैं आपको कंट्रीब्यूट करूंगी, लेकिन आप मेरे को मेंटरशिप दें। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनसे बोला चलो आप जो है 500 रुपये मेरे को महीने दे दिया करना, मतलब पूरे साल के अगर देखा जाए तो 6,000 रुपये होते हैं बस। और धीरे धीरे मतलब 500 रुपये महीने आप देते रहना ट्यूशन फीस के तौर पे। तो उन्होंने मेरे को बोला सर 500 रुपये भी वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, 500 रुपये भी नहीं है उनके पास महीने के, जो कि काफी मिनिमल अमाउंट है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जानने के लिए लाइक क्यूरियोसिटी हुई, पूछ लूं एक बार पेरेंट्स क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, दे आर नो मोर। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका भरण पोषण कैसे होता है? तो शी इज लिविंग विद हर मौसी, मौसी के साथ रहती है वो अपनी, और मौसी की भी वही लोकल पेंशन है उनकी, तो उसी से जो है घर का खाना पानी चलता है। फिर मैंने बोला यार इतने गरीब हैं तो इतने बड़े सपने क्यों देख रहे हो? नॉर्मल आदमी की बात आती है, यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कितना खर्चा करते हैं लोग, 10-10 लाख रुपए साल का खर्चा करते हैं यूपीएससी की तैयारी में। तो मैं बताऊंगा कैसे होता है वो। तो फिर मेरे को लगा तो ये तो ख्याल ही बुलाओ है। तो फिर मैंने पूछ लिया कि यार अपना जो है एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ, कि 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, तो उससे थोड़ा आइडिया लगे कि ये लड़की डिजर्व करती है या नहीं करती है, इवन तैयारी भी।
तो उन्होंने अपने बोला कि शी वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 10th एंड 12th बूथ। समझ रहे हो? तो शी इज डिजर्विंग। और उन्होंने फिर मैंने बोला कॉलेज में एडमिशन ले लो, सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस नहीं है भाई उनके पास। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो घर से बाहर रहना पड़ेगा, घर से बाहर रहने के लिए पैसे नहीं है। तो घर पे ही रह सकती हैं और वो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग ही कर सकती हैं। तो फिर एक मैंने कहा ठीक है, आप इग्नू में एडमिशन ले लो और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, 1 साल आप जो है एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे करो। तो मैंने गाइड करके थोड़ा, और मैंने कहा ठीक है, आप जो है जितना भी फीस आपको नहीं हो पा रहा है तो चलो कभी कभार मेरे को फ़ोन कर लेना करना, मैं आपको गाइड कर दिया करूँगा। और या फिर जो मेरी यूट्यूब पे फ्री की वीडियोज़ आ रही हैं तो आप उनको देख ले करना, उनसे जो भी गाइडेंस मिले आप अपने से करो। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। मेरी 500 स्टूडेंट से ज़्यादा बात हुई है, मतलब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट से बात हुई है पिछले 2 हफ्ते में। उसमें तकरीबन 200 स्टूडेंट ऐसे थे जो 500 रुपये महीने भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब 6,000 रुपये साल के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया है कि इन स्टूडेंट्स के लिए मैं जितनी भी कोचिंग होती है यूपीएससी की, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई है, वो मैं फ्री में कराऊंगा यूट्यूब की वीडियो से। सारे के सारे लेक्चर्स अपने फ्री में डालूंगा। फ्री में क्या मतलब, बस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एंड आई विल ऑल्सो लाइक पुट माई मोनिटाइजेशन ऑफ, कि मोनिटाइज नहीं करूंगा इन वीडियोस को, कि ऐसा भी ना लगे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। और पैसे कमाना वैसे गलत भी नहीं है। आप देखो कि कोई भी आदमी इतनी मेहनत करी है तो लाइवलीहुड तो उसका बनता है। तो मेरे पास क्या मोटिवेशन है ये सब करने का। तो मैंने ना पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री जो है उसका स्ट्रक्चर जाना, पहले से पता था पीएससी की तैयारी में, लेकिन अब आप ये देखो कि 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है यूपीएससी की। बड़े बड़े टीचर्स हैं यूपी, यूट्यूब पे पॉपुलर हो रखे हैं। पॉपुलर होने के बाद भी जो है उनके 3-3 4-4 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। कुछ नाम लूंगा या नहीं भी लेना चाहिए, आपको सबको पता है कौन कौन है। मतलब 20-20 30-30 करोड़ तो उनकी फीस है, मतलब उनकी सैलरी है। आप ये नोटिस करो कि विजन आईएएस और बाजीराम जो है वो नियरली 12 to 15,000 स्टूडेंट हर साल लेते हैं, और फीस उनकी होती है 2.5 लाख 3 लाख। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिला के 3 लाख हो जाती है। फिर आदमी ऑप्शनल की कोचिंग अलग से करता है, फिर टेस्ट सीरीज अलग से लेता है, तो सारा खर्चा जो है ना 3 से 4 लाख के बीच में पड़ता है एक स्टूडेंट का। और ऐसे 15,000 बच्चे हैं तो 400-500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ये साल के 400-500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, रेवेन्यू है। उसमें इनका खर्चा निकाल दो। फैकल्टी कितनी होती है, 20-30 फैकल्टी होती है हर एक के पास। अगर फैकल्टी को ये जो है 2 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं हर फैकल्टी को, तो 50-60 हजार रुपये में फैकल्टी का खर्चा आ जाता है। बाकी स्टाफ कॉस्ट जो है 50-60 करोड़ की निकल जाती है। तो 200-300 करोड़ रुपए सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर। एंड आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। ऑनलाइन अन अकेडमी हो गया, स्टडी आई क्यू हो गया। स्टडी आई क्यू की तो फीस कम है, लेकिन फिर भी आप लगाओ कि उसके स्टूडेंट ज़्यादा है। तो जब वो इतना 300-400 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो गरीब स्टूडेंट की फीस है बेसिकली, वो स्टूडेंट अपना पेट काट के दे रहा है। ठीक है। फिर मैंने देखा कि चलो स्टूडेंट जो है वो कुछ और कर सकता है, चलो यूपीएससी की तैयारी ना भी करे तो एमबीए कर सकता है। एमबीए की आईएम की फीस लगा लो यार, 30 लाख रुपए फीस है आईएम की। सरकारी कॉलेज है एक तरीके से देखा जाए तो, सरकारी कॉलेज की 30 लाख रुपए फीस है। चलो आईआईटीज का लगा लो कि भाई उनकी लैबोरेटरीज होती है, ये होती है, वो होता है, दुनिया भर की चीज होती है आईआईटीज के पास, तो उसकी फिर भी जस्टिफाइड है 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए साल की। ठीक है। लेकिन आईएम जो है उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी लैब उन्हें सेटअप करनी है। जो आईएम में जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो करोड़पति है। तो भाई ये तो एथिक्स टीचर के ऊपर आ गया ना, सीधी सी बात है, टीचर की एथिक्स के ऊपर आ गया कि आप गरीब बच्चों से जो है लोन लेके आ रहा है, वो बंदा एजुकेशन लोन लेके आ रहा है, तुम उसके पैसे से करोड़पति हुए जा रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है करोड़पति होना एक टीचर के लिए। मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा कि इस मार्कशीट में कितने इंडस्ट्री में है टीचर, होंगे कई सारे होंगे।
मेरे से ऊपर भी होंगे, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड भी है, लेकिन आई एम नॉट बैड देन देम। ठीक है, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, लेकिन जितनी मैंने अभी तक मेहनत करी है, ठीक है, उतनी ही उन्होंने करी होगी। ठीक है, बराबर ही हूँ मैं, कम नहीं हूँ तो ऊपर भी नहीं हूँ, तो बराबर ही हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सारा कोर्स आपको पढ़ाऊंगा, मुफ्त में पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपको क्या पैसे नहीं कमाने? देखो, पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। अगर मेरे को पैसे कमाने होते तो मैं आईएएस की तैयारी शुरू ही नहीं करता नौकरी छोड़ के। ठीक है, एसबीआई पीओ की नौकरी थी मेरी, अच्छी खासी है। उसके बाद मेरी मैथ की स्किल है, रीजनिंग स्किल है। मैं जीमेट दे के जाता अपना विदेश, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या फिर किसी भी आईवी लीग में जाता, तो इस टाइम तक एमबीए करके मैं 4 साल का एक्सपीरियंस ले चुका होता और मैं करोड़ों कमा रहा होता इस टाइम। आपको पता है कितने पैकेज जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज से? इवन आईएएम से भी जाते हैं कितने पैकेज। ठीक है, तो इतना पैसा मैं ऑलरेडी कमा लेता, तो वो सब छोड़ छाड़ के बैठा हूँ मैं। तो अब मेरे को पैसा क्यों कमाना है? जब मैं 32 साल का हो गया मैं, और मैंने अभी तक पैसे नहीं कमाए, तो मैं 1 साल और रुक जाता हूँ। अगर आप देखो कि मेरी, अगर मैं 20,000 छोड़ो, 10,000 भी फीस कर दूं 2025 की, है ना, पूरे साल की, और 10,000 फीस कर दूं और 500 स्टूडेंट भी मेरे पास आ गए, और आपको पता है 500 से ज़्यादा ही आएंगे। पाँच, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 500 स्टूडेंट भी मेरे पास आ गए, तो 50 लाख रुपए कमा लिए मैंने। मेरा खर्चा चलो 10-20 लाख रुपए हो गए, फिर भी 30 लाख रुपए कमा लिए मैंने अगले साल, 24-25 में। तो करोड़पति तो मैं वैसे भी बन सकता हूँ, 2 साल बाद बन जाऊंगा, तो 1-2 साल में समाज सेवा ही कर लेता हूँ, है ना। तो ये आप देखो। और दूसरी चीज है कि जो स्टूडेंट, इन कोचिंग की फीस ज्यादा है क्यों? कोचिंग की फीस ज्यादा है क्यों? भाई, कोचिंग के इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, 4-4, 5-5 लाख के सोफे लगा रखे हैं स्टूडेंट की फीस से। तो क्या वो सोफा जो है वो एक बेंच में कन्वर्ट होके वो स्टूडेंट की फीस कम नहीं हो सकती थी? जो फैकल्टी है, जो 5-5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और उनकी कोई प्रोफाइल नहीं है, मतलब यूपीएससी में क्या एक्सपीरियंस है? निकाल लो बड़ी बड़ी फैकल्टी का, कुछ ही का होगा। यूपीएससी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आके यहाँ पे 2-2, 3-3 करोड़ फीस चार्ज करके वो टीम कोचिंग दे रहे हैं स्टूडेंट के पैसे पे, गरीब स्टूडेंट के पैसे पे। और उनमें से सिलेक्शन कितनों का होना है? 15,000 जो विजन के स्टूडेंट हैं हर साल, उसमें से जो है 1,000 बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है। मतलब 14,000 बच्चों की जो फीस है ना, वो फ्री फंड में जेब में जा रही है, उनका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है। डिप्रेशन आ रहा है, वो अलग है। डिप्रेशन आ रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अलग है। मतलब कोई जिंदगी नहीं बना रहे। और जो प्रीलिम्स भी क्लियर करते हैं, उसमें मेंस कितने क्लियर करते हैं हर साल? 200-300 लोग होंगे जो मेंस क्लियर करते होंगे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता। सारी कोचिंग इंडस्ट्री मिला दो, क्योंकि अगर 800 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो 400-500 बच्चे तो बिना कोचिंग के जा रहे हैं ना। तो मतलब 200-300 बच्चे निकालने के लिए ये बच्चों से जो है 10,000 करोड़ करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए फीस ले लेते हैं। मतलब 10,000 करोड़ रुपए बच्चों से ले ले रहे हैं, और उसका कोई आउटपुट नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो फीस ले ही क्यों रहे हो तुम? अगर गारंटी नहीं दे सकते तो फीस क्यों ले रहे हो? और ये पूरी जो इंडस्ट्री है वो 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ऑनलाइन ऑफलाइन, एमबीए एमबीए सब लगा लो, और ज्यादा ही होगी, बल्कि 2-3 लाख करोड़ रुपए की एजुकेशन इंडस्ट्री है। तो धंधा बना रखा है, बेसिकली धंधा बना रखा है इन्होंने गरीब बच्चों के पैसों पे। और क्यों मैं गरीब बच्चे कह रहा हूँ बार बार? तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखो कि देश में जो है एवरेज सैलरी आपको पता है कितनी है? कि अगर आप टॉप 10% में हो ना, तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपए महीना जो कमाता है ना, वो टॉप 10% में है। तो क्या वो 90% बच्चे तैयारी नहीं करेंगे? उनको ज्ञान का हक नहीं है? ये जो फ्रॉड है राइट टू एजुकेशन का, उससे क्या एजुकेशन मिल रही है किसी को? और वो भी हमारा 12वीं तक है। चलो सरकारी स्कूल में 12वीं तक है, उसके बाद क्या? ओपन लर्निंग करनी है तो करो, खुद पढ़ना है तो पढ़ो, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। सरकारी कॉलेज चल रहे हैं आईआईटी के, ठीक है, आईआईटी के सरकारी कॉलेज चल रहे हैं। कितनी जो उसमें इंजीनियरिंग की एजुकेशन है या फिर उसमें मेडिकल की एजुकेशन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज भी चल रहे हैं मेडिकल के, वो फ्री में क्यों नहीं अपलोड कर देते यार वो यूट्यूब पर? तो फ्री में बच्चे पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, डिग्री ले लेंगे बाद में। कम से कम पढ़ तो लेंगे, किसी आदमी को ज्ञान तो आ जाएगा। क्यों नहीं कर रहे वो? तो पूरा बिजनेस ही समझ नहीं आता मेरे को कि भाई एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को एक्सेस होनी चाहिए।
क्या विश्वगुरु भारत ऐसे ही बनेगा? विश्वगुरु बनाने के लिए अपने बच्चों को तो पढ़ा लो पहले, दुनिया को बाद में पढ़ा लेना। अपने देश के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको कौन पढ़ा रहा है? वो पैसे दे दे के मरे जा रहे हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कोर्स डिले होते हैं, डिग्रीज डिले हो जाती हैं। बिहार में तो एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा लचर है कि 2-2 3-3 साल डिग्री एक्सटेंड हो जा रही है। 3 साल की डिग्री जो है 5 साल में मिल रही है, और उन प्रोफेसर की फीस है, और वो ही प्रोफेसर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। मतलब वो सैलरी ले रहा है प्रोफेसर अपने कॉलेज से, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है वो कॉलेज से, और वो कोचिंग सेंटर में जाके 2 करोड़ रुपए लेके पढ़ा रहा है। तो जो डिग्री कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है सरकार के पैसे से, वो किससे पढ़ रहा है? उसके लिए सूडो टीचर हायर कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी सरकारी कॉलेज में चले जाओ, डीयू में चले जाओ, 50-60% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, जो कि जो प्रोफेसर है उसकी आधी से भी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है। तो क्या वो इतनी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा अगर वो परमानेंट नहीं है तो? ठीक है, इस तरह का तो एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है। अलग पांडे सर है फिजिक्स वाला ने, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन वो भी जो है बिजनेस माइंडेड है। बिजनेस उन्होंने बनाया, और ठीक है बनाया है, जो भी है स्टूडेंट्स का काफी भला कर रहे हैं, बट स्टिल द फीस इज वेरी हाई। अब इस बच्ची को ले लो, ये 6,000 रुपए साल के अफोर्ड नहीं कर पा रही है। जो फिजिक्स वाला है उसकी जो ऑफलाइन फीस है वो भी 1 लाख रुपए है। चलो विजन वाजीराम से भी आधी है मान लिया, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए है। ठीक है, 10,000 फीस में बच्चा जो है दिक्कत आ रही है उसको। और मेरे जैसे और भी बच्चे हैं, जैसे एड सारथी का वरुण जैन सर हैं, और ये जो है प्रेप यूपीएससी वाले हैं, उन्होंने अपना धंधा शुरू किया है। वो भी ठीक है, मतलब वो भी काफी कम उसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी डिक्रीज हो जा रही है फिर, है ना? क्योंकि फिर क्या है कि बिजनेस चलाने में मेरे को पता लग रहा है, क्योंकि मैं भी बिजनेस चला रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मतलब शुरू किया है मैंने। तो कितनी ज्यादा हेडेक है भाई, पैसा लगता है बिजनेस बनाने में। अब मान लो मैंने अपना थोड़े पर्सनल फाइनेंसिस में बताता हूँ आपको, कि जब मैंने वाजीराम छोड़ा था अक्टूबर में, तो मेरे खाते में थे 1.5 लाख रुपए। जब मैंने फ्रीडम यूपीएससी शुरू किया तो उसका एप्लीकेशन, वेबसाइट, इन सब का खर्चा मिला मिलू के, अकाउंटेंट कंपनी जो रजिस्ट्रेशन सब कुछ मिला मिलू के मेरा, और जो लैपटॉप मैंने नया लिया था उसका खर्चा मिलू मिलू के मेरा 2-2.5 लाख का खर्चा हुआ था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से और कुछ जो है अपने फ्रेंड से उधारी ली थी, और फिर जब फीस आई वो चुका दी। टोटल फीस अभी तक जो मेरे इनिशिएटिव से आई है वो आई है 4 लाख रुपीज। उसमें मेरा जो है 50% तो खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और जो लैपटॉप था वो भी मेरे को रिटर्न करना पड़ा क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब थी। तो मैं जिस लैपटॉप में वीडियो बना रहा हूँ अभी, वो भी मेरा 12-13 साल पुराना लैपटॉप है। उसी की मैंने जो है एसएसडी ड्राइव चेंज करा के उससे बना रहा हूँ मैं, सस्ते जुगाड़ से। तो खर्चा कुछ नहीं हो रहा है एजुकेशन में। ठीक है, इतने बड़े बड़े फैंसी ऑफिस हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रेंट देखो यहाँ पर कोचिंग सेंटरों का। ठीक है, एक अगर आप फ्लोर ले रहे हो ना, तो उस फ्लोर का जो रेंट है वो 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है। तो क्यों नहीं फीस लेगा आदमी? और कौन किसके पास जेब में पैसा जा रहा है? जो स्टूडेंट का पैसा वो जेब में किसके जा रहा है? एक तो कोचिंग ओनर्स के जेब में जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है 100 करोड़ 200 करोड़। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है इतना फिल्म स्टार नहीं कमाते जितना कोचिंग सेंटर वाले मालिक कमा रहे हैं। फिर टीचरों की जेब में जा रहा है। अब एक टीचर है, उसका ज्ञान दे रहा है वो, ठीक है ज्ञान दे रहा है, चलो फीस लो, अपनी पैसे लो, अपना गृहस्थी जमाओ, यार कितना कमाओगे? एक टीचर है वो ऑलरेडी कमा चुका है, वो कह रहा है कि मैं कमा चुका हूँ, इतना करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, और फिर भी उसने 3-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। ठीक है, अन अकेडमी में जो है 10 करोड़ के पैकेज पे गए हैं, और दुनिया भर के जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, पैसे कमा रहे हैं। कितना पैसा कमाओगे? फिर उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है कि पॉलिटिक्स में खर्चा होगा, उसके लिए पैसे, मतलब बच्चों के खर्चे से तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है क्या? बच्चों के पैसे से, गरीब के पैसे से, गरीब बच्चे के पैसे, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो एस्पिरेशन ले रहा है, ड्रीम बेच रहे हो तुम बेसिकली उस बच्चे को, और उसके पैसे से तो तुम पॉलिटिक्स करोगे, और फिर अपने को एथिकल बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, वो ठीक है। मेरा ये मोटो है अ, कि एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि एजुकेशन फ्री हो। चलो सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही है, अपने सारे आईआईटी आईएम इनके कोर्स जो है यूट्यूब पे फ्री अपलोड नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, कोई और प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पे सारे फ्री कोर्स अपलोड है। 30 लाख रुपए फीस दोगे जब तुम्हें मैनेजमेंट एजुकेशन मिलेगी भाई साहब। ठीक है, तो ये हालत है इस कंट्री की, लेकिन इसको रिफॉर्म करने के लिए मैं आ रहा हूँ। मैं यूपीएससी की सारी कोचिंग फ्री में दूंगा, और क्वालिटी दूंगा। क्वालिटी, आपको लगता है ना फ्री में कोई दे रहा है तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है।
उसकी क्वालिटी दूंगा, मैं सिलेक्शन कराऊंगा मैं। अब उससे मेरे को क्या मिलेगा? क्योंकि मैं भी कोई धर्माचार्य तो हूँ नहीं, संत महात्मा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक एंगस्ट है कि सोसाइटी में थोड़ा तो रिफॉर्म करो, पैसा कमाने से पहले कुछ दो तो सही सोसाइटी को। वो एंगस्ट है मेरा। मेरा ये है कि 3-4 महीने तो मेरा खर्चा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास अभी जो है 2 लाख की सेविंग है, और मेरा जो है 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का पर्सनल खर्चा आता है अपने। और मैं मिनिमलिस्टिक लाइफ पे बिलीव करता हूँ कि मेरी अभी तक की जो 32 साल की ज़िंदगी गई है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक गई है। कि 3-4 जोड़ी जोड़ी कपड़े, सुबह शाम का खाना पीना, बाहर का मैं खाता नहीं हूँ ज़्यादा। घूमने फिरने का शौक है मेरा, लेकिन वो भी लिमिटेड ही है, तीर्थ स्थानों तक ही है। कि साल में 2-3 बार तीर्थ स्थानों पे चला जाता हूँ, और आपको पता है इतना खर्चा नहीं आता उसमें। मेरा उसी में माइंड फ्रेश हो जाता है तीर्थ स्थानों पे जाके। तो मेरे ज़्यादा खर्चे नहीं है, 40 हज़ार रुपये महीने में मैं अपना काम चला सकता हूँ, वो 4-5 महीने मेरे निकल जाएंगे। उसके बाद अगर किसी को लगे कि भाई गुरु जी पढ़ा रहे हैं, तो अगर दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मैं जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं अपना जो है पेटीएम आईडी आपको दे दूंगा यूट्यूब पे ही। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना भी आपको चाहे उतना, अभी नहीं। और वो भी कितना करना है जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं बता दूंगा भी स्टॉप। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं मनी माइंडेड होना नहीं चाहता, मैं अपने माइंड को करप्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है पैसा आता है तो किस तरीके से माइंड करप्ट होता है, कहाँ कहाँ दिमाग भागता है। आई हैव सीन ऑल दैट एंड आई हैव लिव्ड ऑल दैट। तो शुरू करते हैं। जो भी प्लान है, जिस तरीके से मैं पूरे साल कोचिंग लूंगा, उसका पूरा प्लान बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें तहलका मचने वाला है। तो ये तो 25 के तैयारी होगी। 24 के लिए जो अभी बच्चे दे रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उन बच्चों को डरने वाली जरूरत नहीं है। देखो, मेरी दो ऑडियंस है। एक तो जिन्होंने मेरे को अभी तक पैसा दिया है, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में है वो। तो उनके लिए, मेरे लिए ये रहेगा कि जो भी आपने फीस दी है मेरे को, तो वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं आपके साथ पूरी शिद्दत से खड़ा रहूंगा। ठीक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि जो सर आप हमें पढ़ा रहे हो वो तो दुनिया को पढ़ा रहे हो, तो इसलिए हमारी फीस वापस करो, तो आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं कर दूंगा भाई। जितना भी आपको लगता है कि आपने एक्स्ट्रा दिया है, या फिर आपको लगता है कि मतलब वही एजुकेशन आप दुनिया को पढ़ा रहे हो, हमें पैसे लेके क्यों पढ़ा रहे हो, तो यू कैन आस्क फॉर मनी, आई विल गिव इट। ऑलरेडी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी कंसेशन में फ्री में ही एजुकेशन दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो, एंड आई डोंट थिंक कि ये इतना नोबल कॉज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो किसी को दिक्कत होगी। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। रही बात इस 24 प्रीलिम्स के लिए, तो सारी सब्जेक्ट्स का मैं एक तरीके से रिवीजन कोर्स डालूंगा यूट्यूब पर, सारी सब्जेक्ट्स का। और ट्राई करूंगा कि करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी उसमें कवर हो जाए। उसके साथ ही मैं जो गैप फिलिंग एस्पेक्ट्स हैं, कि आपने जो भी अपनी बुक से लर्निंग करी है, कोचिंग से लर्निंग करी है, आपने करी होगी, तो उनसे जो लर्निंग करी है उसमें जो गैप्स रह गए होंगे, उसके फिल के लिए मैं एक अलग जो है इनिशिएटिव लॉन्च करूंगा यूट्यूब पे ही फ्री, जिसमें मैं सिर्फ उन बातों पे फोकस करूंगा जो जो आपको लर्न करनी है, जो आपसे मिस आउट हो गई है। तो ऐसे मैं करीब 20 लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, एक एक 2-2 घंटे के, जिसमें आपके सारे गैप्स फिल हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है? तो मैंने कुछ स्टूडेंट से ऑलरेडी मतलब बोला हुआ है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जो भी आप बना रहे हो वो बनाओ, और मुझे देना, मैं उनको जो है फ्री में अपलोड करूंगा दुनिया के सामने। तो मेरे स्टूडेंट्स इतने लाइक अच्छे हैं, तो उनको इसमें कोई इशू नहीं है कि जो उन्होंने गेन किया है, जो उन्होंने ज्ञान ज्ञान बांटा है, वो दुनिया के सामने चला जाए। क्योंकि मेरी दिसंबर में एक स्टूडेंट से बात हुई थी जिन्होंने मेज दिया, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे थे। मैंने उनसे बोला था आप अपने नोट्स मेरे को दे दो, मैं अपने कोर्स में इंक्लूड कर दूंगा। क्योंकि मेरे भी नोट्स हैं, लेकिन मेरे पुराने हो गए। मैंने 2017 से लेके 2022 तक तैयारी करी है, तो मेरे नोट्स हो गए पुराने। तो उन्होंने बोला कि सर आप जो है इसकी कॉस्ट लोगे, बेचोगे आप इसको? तो मैंने कहा हाँ, मेरे कोर्स में इंक्लूड है, तो जो फीस जिन्होंने दी है उन्हीं को जाएगी। तो उन्होंने बोला कि सर आप अगर इनको फ्री में देते हो तो मैं आपको नोट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो अब तो मेरे को नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और मैं अपने 2-3 जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करके जो भी गैप्स हैं आपके, जो वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत के साथ मैं अपनी मेहनत इंक्लूड करके आपसे जो है सारे अपनी नोट्स जो हैं प्रीलिम्स के, वो 1 महीने पहले शेयर करूँगा, और उनकी क्लासेस भी लूँगा। आप उसको अटेंड करें, और 24 का प्रीलिम्स डेफिनिटली आप उसमें एज मिलेगा आपको। और फिर 24
प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की तैयारी होगी वो भी मैं सारी तैयारी जो है फ्री में कराऊंगा। सारे अपने जो भी टेस्ट सीरीज मैं बना रहा हूँ और जो मेंस के टेस्ट पेपर्स बना रहा हूँ वो सारे मैं ऑनलाइन दूंगा आपको, कि पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी मेंस की तैयारी कराऊंगा मैं। आप बस जुड़े रहें और मेंस की तैयारी अपनी शुरू करें। अब मेरे को आपसे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस ये चाहिए, एक तो मेरा है कि भाई मेरे को सोशल एप्रिसिएशन का शौक है, तो एक तो वो है। दूसरा है कि आई एम लाइक टेकिंग ऑन वेरी बिग इंडस्ट्री। आपको पता है कि 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। यूपीएससी की इंडस्ट्री 30,000 करोड़ की है। तो इस यूपीएससी की इंडस्ट्री में धंधे बंद होने वाले हैं, और मेरे को जो है पहले भी एफआईआर की धमकी मिल चुकी है बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग। तो मेरे को आप लोगों से इस तरह का सपोर्ट चाहिए कि कोई मेरे को, मतलब अपना ये जो इनिशिएटिव है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसमें कोई ऑब्स्टिकल ना आए, तो इसलिए अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल, और हम शुरू करते हैं एक गुड मोटिव से, एक गुड इंटेंशन से, गुड क्वालिटी से। सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे हम 1 to 1। और नाम लेते हैं भगवान जी का। जय श्री राम, सत श्री अकाल, बुद्धाय नमः। तो हाँ, मैं आपको मार्कशीट दिखाने वाला था अपनी। सॉरी, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो आप ये देखो कि ये मेरी 2017 की मार्कशीट है प्रीलिम्स की। तो इसमें मेरे 114 आए थे प्रीलिम्स में और 101 आए थे सी सेट में। तो उस टाइम कट ऑफ गई थी 105। उस टाइम के टॉपर जो थे दूरी शेट्टी, अनुदीप दूरी शेट्टी, उनके भी 105 पॉइंट समथिंग थे। मेरे नियरली 8-9 मार्क्स ज़्यादा आए थे। फिर मैंने मेंस दिया था अपना। तो जब मैंने मेंस दिया था उसमें 2017 में, तो मेरे आए थे 803 मार्क्स टोटल। अब मेरे मार्क्स देखो यहाँ पे पॉज करके, कि ऐसे में मार्क्स 137 है, बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक है। तो यहाँ एथिक्स में लटक गया था बस मैं, और बाकी ऑप्शनल में भी ठीक मार्क्स हैं, नियरली 270 मार्क्स हैं। तो 803 आए थे। उस टाइम कट ऑफ गई थी 809। ठीक है, तो 6 नंबर से जनरल की, तो 6 नंबर से मैं रह गया था मेंस क्लियर करने में। फिर मैंने जो है 2018 का अटेम्प्ट दिया था। तो उस टाइम आपको पता है कि क्या इश्यूज थे, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कि मैं ओवरली फोकस कर गया था मेंस पे और मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स जो है 10 मार्क्स से निकला था। वो मिस्टेक थी। तो इसलिए 2018 में मेरे आए थे मार्क्स 93, और जो कट ऑफ गई थी वो 97 के अराउंड गई थी। तो मेरे 3-4 नंबर से रह गया था, 93 पॉइंट समथिंग थे। फिर 2019 का अटेम्प्ट था। 2019 के अटेम्प्ट में 110 नंबर आए थे, कट ऑफ 98 समथिंग गई थी, और सी सेट में इतने मार्क्स थे प्रीलिम्स में। फिर इसका जो मेंस दिया था, अब आप मार्क्स देखो, मेरे मार्क्स देखो। ऐसे में 143 मार्क्स थे। उस टाइम पे टॉपर्स के भी 110 115 आ रहे थे, कई सारे टॉपर्स के। तो मेरे 143 थे। बाकी सब्जेक्ट देखो, मैं लटक गया था, बाकी लगभग सारी सब्जेक्ट में लटक गया था, इवन ऑप्शनल्स। अब आप बताओ, मेरे 2017 के मार्क्स इतने अच्छे थे मेंस के, 2 साल और तैयारी करने के बाद इतने कम कैसे हो गए? उसका मेन रीजन था कि टॉपर्स की मिस गाइडेंस। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ही प्रमोट करते हैं बेसिकली, वो कि विजन आईएएस ने मेरे को ये कराया, उन्होंने ये कराया, वहाँ टेस्ट सीरीज लिए, ये लिया वो लिया, तो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गया। फिर मिस गाइडेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कि रट लो ये किताब पढ़नी जरूरी है। जैसे पबेड थी, पबेड में मेरे कितने अच्छे नंबर आए थे, मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की, और एक किताब उसकी पढ़ी थी जो मतलब अरोड़ा एंड गोयल, 2 किताब पढ़ी थी। और पेपर 2 की तैयारी मैंने करी ही नहीं थी। जो जीएस की तैयारी करी थी वही पेपर 2 की तैयारी थी मेरी, और फिर भी मार्क्स अच्छे आए थे। लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने 6 किताब एडिशन करी थी। 6 किताब एडिशन करके मार्क्स कितने रिड्यूस हो गए मेरे, ये देखो, मतलब 204 नंबर आए थे। मेरे 70 नंबर सिर्फ जो है पपेट में ऑप्शनल में कम हो गए थे 2019 में, बिकॉज ऑफ रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स। तो इतना ज्यादा माइंड में मैंने भर लिया था कि उन्हें उसे कंसोलिडेट ही नहीं कर पाया मैं, और इतनी ज्यादा मिसगाइडेंस हो गई थी। इसका एक और भी रीजन था 2019 में, कि एज आई टोल्ड यू कि मेरे हेल्थ इश्यूज थे, थोड़ी मेरी आई में प्रॉब्लम थी। तो ड्यूरिंग द मेंस एग्जाम मेरे को जो है वॉशरूम जाना पड़ता था 2 से 3 बार,
मेंस एग्जाम में, तो थोड़ा दूर पड़ता था, उस सेंटर पे थोड़ा दूर था, तो काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, करीब 15 से 20 मिनट तो मेरे वैसे ही वेस्ट हो गए थे। और एक बार डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना, तो विद वापस से पिकअप करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए भी मेरे कम मार्क्स थे। तो इसमें भी हर सब्जेक्ट में जो है मतलब मेरा 20-30 नंबर का छूटा ही था पेपर। तो ये भी एक रीज़न था कि पेपर छूट गया था, बट स्टिल पेपर छूट गया था, उसके बाद भी जो है इतने कम नंबर जस्टिफाइड नहीं है। फिर मैंने अपना बताया था आपको कि जब जनवरी में रिजल्ट आया था 2019 का, मतलब 2020 जनवरी में रिजल्ट आया था 2019 वाले का, मेंस का, तो मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो फिर मैंने ये कोशिश करी थी कि अपना जो है ये जो भी आई का इशू है इसको रिजॉल्व करो, तो मैंने ऑपरेशन कराया था, तो वो मेरा इशू रिजॉल्व हुआ था उससे। और मतलब पेन तो फिर भी होता था, लेकिन उतना नहीं होता था, मैं 4 महीने बेड रेस्ट पे था। फिर हमारा कोविड आ गया था, फिर कोविड में जो भी मेरे इश्यूज थे, डिप्रेशन डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वही लो फील करने वाला, या फिर मेरा नहीं हुआ। और उस टाइम ये था कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी सक्सेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, कि दे आर गेटिंग लाइक अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, ये सब था, तो थोड़ा डिमोटिवेट सा लगता था मेरे को, फोमो होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसमें मैंने काम किया ड्यूरिंग कोविड, अकेला रहा था मैं 3-4 महीने, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे मैंने काम किया था कि व्हाट आई नीड इन लाइफ टू बी हैप्पी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई हैप्पी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक आदमी 2 रोटी सुबह की, 2 रोटी शाम को खा रहा है ना, वो भी हैप्पी रह सकता है, बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए आपको हैप्पी रहने के लिए। लेकिन हाँ, एस्पिरेशंस नहीं मरने चाहिए आपके, एस्पिरेशन थे, लेकिन हैप्पी रहने में तुम्हारे डिजायर्स कभी भी आड़े नहीं आएंगे, अगर आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शील हो जाए। तो फिर मैंने 2020 में अपना अटेम्प्ट दिया, जो कि हमारा अक्टूबर में था, आई थिंक पेपर 4 अक्टूबर को था समथिंग। तो 113 नंबर आए थे मेरे, और 66.68 नंबर आए थे सी सेट में। अब ये देखो 66.68। तो उस टाइम जितनी भी कीज थी विजन आईएएस वगैरह की, तो इस पेपर में जिसमें 113 आए थे उसमें 120 तक बता रही थी मेरे को, और इस पेपर में 62 बता रही थी, 58 टू 62 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन आप ये देखो यूपीएससी का जो गेम है, 120 से कम होकर 113 नंबर आ गए मेरे जीएस में, ठीक है, कोचिंग की 120 बता रही थी सारी, 120 से ऊपर, लेकिन 113 आए थे। और सी सेट में जहाँ कोचिंग की फीस कम बता रही थी वहाँ ज्यादा आ गई। तो आई वॉज डैम श्योर कि मेरा नहीं होगा, तो मैंने आरबीआई की तैयारी शुरू कर दी थी उस टाइम पे। जब आरबीआई की तैयारी शुरू करी थी तो 1 महीने करी थी, जब तक रिजल्ट नहीं आया, फिर पता लगा कि ये रिजल्ट आया, तो 2 महीने बचे थे, 2 महीने में मैंने मेज दिया था, जनवरी आई थिंक 7-8 जनवरी से पेपर शुरू हुए थे, तो 2 महीने पढ़ के मैंने मेज दिया था, तो मेज में मेरे ए मार्क्स आए। मेज में आए मेरे ए मार्क्स। देखो जीएस 2 में अच्छे मार्क्स हैं, ऑप्शनल में ठीक मार्क्स हैं, बाकी में एवरेज है, ऐसे में देखो कम है। 146 मार्क्स, 143 मार्क्स थे मेरे 2019 में, और 137 मार्क्स थे मेरे 2017 में। देखो कितने कम हो गए मेरे मार्क्स। ऑप्शनल में मैंने वापस से गेम बैक किया, और मेरा जो है निकला मेंस, वो भी एक दो दो तीन नंबर से ही निकला था, और इंटरव्यू में इतने मार्क्स आए, तो मैं रह गया था 30-40 नंबर से। अब आप ये हिसाब लगाओ कि मेरे जीएस और एसए में अगर उतने ही नंबर आते जितने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आए थे, तो कट ऑफ कम गई थी इस साल, तो मेरा इजीली सर्विस मिल जाती। लेकिन ये यूपीएससी का गेम है, कभी ज़्यादा आते कभी कम आते, एंड काफ़ी आपकी हेल्थ का, मोटिवेशन का, और एनर्जी का भी काफ़ी अंतर हो जाता है एज द टाइम लैप्सेस, कि 3-4 साल हो जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है आपकी। तो तो फिर भी मैंने कोई हार नहीं मानी, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट नहीं आया, फिर मैंने वापस से अटेम्प्ट दिया, और 1 महीना था कि, 1 महीना नहीं, 15 दिन थे, 15 डेज, कि 15 दिन पहले ही रिजल्ट आया था उसका इंटरव्यू का, और आई वॉज लाइक वेरी फीलिंग बैड कि भाई इंटरव्यू नहीं हुआ, बताओ इंटरव्यू दे लिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बट स्टिल कोई बात नहीं, 15 दिन थे, 15 दिन में मैंने वापस से पिकअप किया, मेरे माइंड में था दूं ना दूं, 1 साल गैप कर लूं, मैंने कहा छोड़ो यार कहते हैं। तो फिर 102 नंबर आए थे, तो फॉरेस्ट की कट ऑफ गई थी 100, और सीएससी की कट ऑफ गई थी आई थिंक 88। तो दोनों कट ऑफ क्लियर हुई थी मेरी, एज यू कैन सी। और सी सेट में मेरे मार्क्स 80 से ऊपर आए थे। सी सेट में मेरे 66.68 से 80 कैसे हुए, वो ऐसे हुए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस मैंने एग्जाम मैनेज किया था, एग्जाम मैनेज किया था, कि मेरी ईगो पे आ गया था कि भाई एसबीआई पीओ होने के बावजूद तुम्हारा जो है सी सेट क्लियर नहीं हो रहा है,
तो मैंने कहा पढ़ूंगा नहीं इस चीज़ को, सिर्फ एग्ज़ाम मैनेज किया था मैंने देखा कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डे। तो एग्ज़ाम डे मैनेज करने से ही मेरे जो है 20 नंबर बढ़ गए थे। तो काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, IITians वगैरह का क्यों नहीं निकलता है, और या फिर आपने देखे होंगे कई मैथ के तोड़ होते हैं उनका भी नहीं निकलता है सीसेट। तो उनको एग्जाम मैनेजमेंट में दिक्कत है। कई लोग जो है कोचिंग भी ले लेते हैं, जो है सीसेट की स्पेशलाइज कोचिंग लेते हैं, 3-3 4-4 महीने अपने वेस्ट करते हैं सिर्फ सीसेट में, उसके बाद भी सीसेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली fault is not whether they know the question or not, fault is that कि they are not able to manage the exam properly in those 2 hours। उन 2 घंटे में एग्जाम को मैनेज नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली। तो फिर बेस में मेरे ये मार्क्स थे 2021 वाले में। तो आप देखो कि सारे सब्जेक्ट्स में मेरे टॉपर टाइप मार्क्स थे एक्सेप्ट 1। ये मार्क्स अच्छे हैं, ये मार्क्स अच्छे हैं, इसमें थोड़े इंप्रूव हो सकते थे, ऑप्शनल में ठीक है। देखो ऑप्शनल में आपको लगेगा कम मार्क्स हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 240 से ऊपर नंबर वाले भी काफ़ी टॉपर बने थे उस साल। तो ये मार्क्स अच्छे हैं ऑप्शनल में एज कंपेरेटिवली देखा जाए तो। ठीक है, 2021 वाले अटेम्प्ट में और 2020 वाले में भी। 2020 वाले में भी 250 काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता था। तो मेरे 260 क्रॉस करे हैं 3 बार। ठीक है, और फिर इसमें था कि ऐसे में मार्क्स देखो 92। अब ये वाला वो केस था ऐसे का जिसमें मैंने बताया था कि मेरा टॉपिक मिस हो गया था, मतलब इंटरप्रेट गलत कर लिया था। इंटरप्रेट कैसे किया था कि ऐसे 1 काफ़ी अच्छा लिखा था मैंने, तो ऐसे 2 में क्या हुआ था कि क्रेडल वाला ऐसे था, तो उसमें पेरेंटिंग के ऊपर ऐसे था, वो पेरेंटिंग के ऊपर लिखना था, लेकिन मैंने वो लिख दिया IR के ऊपर। मेरे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कुछ माइंड में कुछ इश्यूज थे, समझ में नहीं आया कि क्या हो गया था उस टाइम पे। फिर मैं ऐसे देखे ऑब्वियसली बाहर आया था, तो मैंने अच्छा लिखा था मेरे हिसाब से। फिर पापा ने बोला ये तो काफ़ी आसान ऐसे है कि इसमें तो पेरेंटिंग के ऊपर लिखना था, तुम्हारी तो पेरेंटिंग इतनी अच्छी हुई है तो आप लिख सकते हो। तो फिर मैंने बोला मैंने तो कुछ और लिख दिया, तो बिगड़ गया था। मेरे को पता था कि बिगड़ा है, कम नंबर आएंगे, 100 से नीचे ही आएंगे, बट स्टिल आई लाइक मैनेज्ड माई पेशेंस, और मार्क्स अच्छे आए थे। बाकी में ऑप्शनल इंटरव्यू में भी थोड़े बिलो एवरेज ही मार्क्स आए थे, 154 तो 910। आप देखो सिर्फ ऐसे की वजह से मेरे ऐसे में 146 आ रखे हैं, सॉरी 143 आ रखे हैं, 137 आ रखे हैं ऐसे में ऑलरेडी। तो इतने भी मार्क्स होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैंने फिर विजन ज्वाइन किया था और वाजीराम ज्वाइन किया था। ठीक है, विजन में गेस्ट फैकल्टी, वाजीराम में एज ए सीनियर मेंटर। तो मेरा थोड़ा माइंड उसमें डाइवर्ट हो गया था, और फॉरेस्ट के लिए मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था भी नहीं। मेरे घर वाले थे कि पेरेंट्स थे, तुमने इतनी मेहनत करी है, 30 ईयर्स के हो गए हो, अपना ये फॉरेस्ट का अटेम्प्ट अच्छे से दो, एक अफसर तो बन जाओगे कम से कम, समाज में थोड़ी इज्जत हो जाएगी, और लोग थूकेंगे नहीं बेसिकली कि इतना मेहनत करके बर्बाद हो गया लड़का। तो फिर मैंने फॉरेस्ट का दिया, लेकिन बेमन से दिया था। और ये जो फॉरेस्ट का अटेम्प्ट दिया था, ये जब इसका रिजल्ट आया था 2021 का फाइनल, तो उसके सिर्फ 4 दिन बाद था, 4 डेज, मतलब 30 1 तारीख को रिजल्ट आया था मई में, और 5 जून को पेपर था। तो पढ़ा कुछ था नहीं, मैंने बस जाके मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। तो आप ये देखो 100 नंबर आए थे मेरे, और कट ऑफ पता है कितनी गई थी? कट ऑफ गई थी 102 पॉइंट समथिंग, मतलब 1-2 नंबर से रह गया था। अब यहाँ पे भी कैच देखो कि जो कोचिंग की कीज से मैं अपने आंसर मिला रहा था ना, जब पेपर दे के आया था, तो 108 आ रहे थे विजन की की से, और 110 आ रहे थे 2-3 और कीज से। 100 नंबर आए मेरे। मतलब कीज आर नॉट रेलिवेंट, जो भी की बता रही है आपको, उससे आप 10 नंबर का मार्जिन लेके चलो, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, यू डोंट नो, बोथ इन सी सेट एंड बोथ इन लाइक पेपर 1। तो मेरा नहीं क्लियर हुआ था, फिर मैंने 23 का भी अटेम्प्ट दिया था, जो भी मेरा फॉरेस्ट का नहीं हुआ, वो भी नॉन सीरियस अटेम्प्ट था। अब नॉन सीरियस क्यों था कि देखो मेरा जो एम था शुरू में, मैंने आपको बताया था कि एक तो सोशल सर्विस एम था, और थोड़ा प्रेस्टीज एम था। प्रेस्टीज एम था कि सोशल सर्विस है, और थोड़ा ना प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को, मतलब जो भी मैं सेवा दे रहा हूँ उसके लिए मेरे को अप्रिशिएट करें। पैसा मोटिव नहीं था, अप्रिसिएशन मोटिव था। ठीक है, पावर मोटिव नहीं था। तो गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला में वैसे ले लेता। आपको पता है कि चलो डीएम का बंगला ऐसा होता है, बढ़िया होता है, सब चीज़ें, लाव लश्कर होता है, वो पैसे से भी ले सकते हो। आपके पास 2-3 करोड़ रुपए हो, हायर कर लो भाई, फॉर्चूनर ले लो, 4-5 बॉडीगार्ड हायर कर लो, वो सब रुतबा आप ले सकते हो पैसे से। तो पावर मोटिव नहीं था, पावर से मैं क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ सोसाइटी में, वो मोटिव था। और बहुत लोगों का रहता है, कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसे ही बोल रहा है और सबको कमाना होता है पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों का मोटिव जो है नोबल भी मोटिव होता है,
कि बहुत मीगर सैलरीज में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और जो सोशल मीडिया पे हमारे जो आईएएस वगैरह आते हैं, जितने भी फेमस रहते हैं, कितने हैं देखो, हर साल 180 आईएएस सेलेक्ट होते हैं, कितने आते हैं सोशल मीडिया पे? 4-5 गिन के मिलेंगे आपको, 4-5 गिन के मिलेंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है, 180 में से, आईएएस में से, फिर आईपीएस भी है, उसमें से 2-3 ही मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पे। तो बाकी सारे क्या सर्विस, बाकी सारे तो ऑनेस्ट है ना, बाकी सारे तो सर्विस कर रहे हैं ना। आप ये देखो ना इस चीज को, कि 2-3 आदमियों से पूरा इंस्टीट्यूशन खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो कई लोग मेहनत करने वाले भी हैं, बहुत लोग जो है सोशल इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, सिस्टम जो है उसका करप्शन मिटाना चाहते हैं। अगर करप्शन नहीं मिटा पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम कर सकते हैं, मतलब चाहते हैं कि कम से कम हो जाए, गरीब का भला हो, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी एनोमैली है कि जो लोग फेल हो जाते हैं और फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो काफी ज्यादा कमाते हैं। तो ये थे मेरे मार्क्स। अभी 23 का रिजल्ट ही है, उसके भी मार्क्स दिखा दूंगा। तो कोचिंग की से तो मेरे 93-94 समथिंग बन रहे हैं। तो मेरे को भरोसा तो है नहीं, 80 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, डोंट नो। लेकिन फॉरेस्ट नहीं हुआ मेरा प्रीलिम्स, तो मेंस नहीं दिया था मैंने। अब बात आती है कि कि मुझे क्या चाहिए इसमें। मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, और मुझे इतना अप्रिसिएशन चाहिए आप लोगों से कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो स्टॉप ना करूँ, मतलब गम में ना हूँ मैं, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और जब आप किसी पोजीशन पे जाएं, तब मेरे को जो भी गुरु दक्षिणा है आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं मांगूंगा नहीं आपसे कुछ भी। तो ये मेरा एम था, और समाज को थोड़ा चेंज करना इस मकड़ जाल से, इंडस्ट्री के, कोचिंग इंडस्ट्री से, के मकड़ जाल से निकालना लोगों को, और उन्हें कुछ सुविधाएं देना, ताकि जो डिजर्विंग है एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड उसके लिए हो, और वो इस एग्जाम को निकाल सके जो भी डिजर्व करता है। थैंक यू ऑल, इसी के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।